अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी अलैन तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम है ज़हीब नबील। आज के दिन आपसे बड़े अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने बहुत ख़ास गेस्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर हमारे माशरे का वो मोहसिन तबका है जो सेहतमंद माशरा तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। किसी भी समाज में डॉक्टर और मुआलिज की ख़ास अहमियत होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में ऐसा वजूद अता किया है जिसमें खूबियों और सलाहियतों के साथ साथ खामियों और मजबूरियों की आमेज़िश भी पाई जाती है। इंसान की ताकत और क़ुव्वत का हाल ये है कि कायनात की बड़ी से बड़ी ताकतवर से ताकतवर मखलूक भी इंसान की क़ुव्वत को क़ुव्वत तहसीर की असीर है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कमज़ोरी और नालायकी का यह आलम है कि मामूली सा कीड़ा मकोड़ा भी इसे नुकसान पहुँचा सकता है। एक बालिश इंसान एक बलिष्ठ सांप भी इंसान को मार सकता है, एक कीड़े का काटना भी इंसान को मुसीबत में डाल सकता है। इन हालात में ऊपर वाले ने इंसान को इतनी अकल दी है और उसको ये तालीम दी है कि वो अपना इलाज कर सके, और इस इलाज करने के लिए मेडिकल साइंस एक पूरा मजमून है। ऊपर वाले का दुनिया में इंसान से वादा है कि वो कोई बीमारी दुनिया में तब तक नहीं भेजता जब तक उसका इलाज ना पैदा करे। तो ये इंसान पर है कि वो कैसे उसका इलाज ढूंढता है, कितनी जल्दी ढूंढता है और किस तरह मेडिकल रिसर्च करता है। इसी तरह आजकल के दौर में एक बीमारी ने हम सबको अपने अंदर फंसाया हुआ है जिसका नाम है कोरोना। आज हम कोरोना और इससे मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करने के लिए अपने गेस्ट डॉक्टर राजेश को लेके आए हैं, जिन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामिया शोरो सिंध से ग्रेजुएशन की है, FCPS पार्ट 1 कर चुके हैं और आजकल मेडोर इंटरनेशनल हॉस्पिटल अशारिज अलैन के अंदर जॉब कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजेश कैसे हैं आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? डॉक्टर राजेश, आई थिंक कोई कनेक्टिविटी इशू है, क्या आप रिकनेक्ट कर सकते हैं? ऐसे लग रहा है कि शायद कनेक्शन फंस गया है। वो अभी दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे पूछनी है, वो हम उनसे पूछेंगे। डॉक्टर राजेश बस हमसे 1 मिनट में रिकनेक्ट करने वाले हैं। मुरीबा वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आपके माशाल्लाह कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। एंड हाय टू यू। और डॉक्टर राजेश हमारे पास वापस कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, क्या आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश, आई थिंक उनका पता नहीं फ़ोन एकदम हैंग हो गया। उनका मुझे मैसेज आया है, वो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। इंतहाई माजरत चाहते हैं। ये डॉक्टर राजेश वापस हमारे साथ। डॉक्टर राजेश कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच जाहिब फॉर हैविंग मी। नहीं सर, थैंक्स अ लॉट। आप आए, आप सुन रहे थे। आपको पता है कि आजकल कोरोना ने हम सबको हिलाया हुआ है। हाँ। तो मीन टाइम आपसे मुनीबा ज़ोहेब आपको सलाम कह रही हैं, आपको मोहम्मद उस्मान वालेकुम अफजल सलाम। सलाम कह रहे हैं। तो वालेकुम सलाम। सर, स्टार्टिंग आपको पता है आजकल हॉट टॉपिक कोरोना ही है, तो हम जी कोरोना से ही स्टार्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यूएई में डेफिनेटली आपने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन किया, जामिया शोरो सिंध से। तो आप कब से जी यूएई में हैं? आपको यूएई का कैसा माहौल लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि हमारे डॉक्टर्स को यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या इट्स वेरी इजी और इट्स वेरी प्रोसीजरल? देखिए जाहिब, जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर को कहीं भी आप अगर लेके जाओगे, इवन अमेरिका यूके, तो डॉक्टर के लिए तो मेरे ख्याल से लाइसेंस हासिल करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यूएई की बात करें तो यूएई में पाकिस्तान डॉक्टर्स की काफी अच्छी
मतलब रेपुटेशन है। जनरली हमारा हेल्थ सिस्टम भले पाकिस्तान में अच्छा नहीं है, पर हमारे डॉक्टर्स हैं उनको काफी अच्छा लाइक किया जाता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर मिड्योर हॉस्पिटल में 2016 से हूँ, लाइक लेट सितंबर आई ज्वाइन मिड्योर सिंस 2016। दैट्स ग्रेट। तो मुझे 4 साल हो गए हैं, एंड आई ट्राई टू मूव इन अदर प्लेसेस, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहे। तो आपको अगर ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय आपको लाइक करता है, और यहाँ पर हमारी अच्छी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की, तो मैं भी नहीं जाना चाह रहा था। सो यहाँ पर ही हूँ मैं जी, सिंस 2016। दैट्स ग्रेट सर। वैसे हम भी नहीं चाहते कि आप अलायन से जाएं, अगर आप चले गए तो मेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा? नहीं तो सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि कोरोना है क्या? मतलब कि बहुत सारे लोगों में डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ नाम है, इस नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डरावा है वैक्सीन भेजने का। कुछ लोग इवन गलत कोटिंग पे भी जाते हैं, जैसे डिटॉल जो उसके रैपर खोलते हैं और उसमें से दिखाते हैं जी कोरोना पहले से लिखा हुआ है, हालांकि कोरोना का मिडिल स्ट्रेन और कोरोना की बहुत सारे स्ट्रेन पहले से मौजूद हैं। तो व्हाट इज दिस कोविड-19 एग्जैक्टली सर? सर, कोविड 19 ये है कि कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमें अभी से हमने दरियाफ्त किया है या कि अभी से मिला है। कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस की फैमिली है। इसका नया स्ट्रेन जो कि लास्ट ईयर सिंस नवंबर चाइना में हमें मिला जी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकी जो फैमिली ग्रुप ऑफ फैमिली है जो कोरोना वायरस की, उसको डिफ्रेंशिएट करने से उसको नाम दिया गया है कोविड 19 का। तो बेसिकली ये बिल्कुल है, वायरस डू एग्जिस्ट। और अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये वायरस नहीं है, तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। दिस अ वेरी डेडली वायरस, एंड बराए मेहरबानी इसको सीरियस लें। तो सर बेसिकली लोगों का जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉमन फ्लू एंड कोविड-19, क्योंकि मसला ये है कि जैसे मुझे भी जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, ये हमारी लाइफ का डेली का स्केड्यूल है, हमेशा से बुखार खांसी जुकाम ये लगा ही रहता है यहाँ के क्लाइमेट में। तो उसके अंदर एकदम फिर ये एक चीज़ बीच में कोरोना भी आ गई है, तो लोगों को ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे अपनी नॉर्मल डिजीज को कोरोना से डिफरेंशिएट कर सकें सर। देखिए जोएब, कॉमन कोल्ड भी जो कराता है एक वायरस कराता है। तो जब वायरस एनवायरनमेंट में होता है, तभी ही ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ऐसा नहीं है। तो अभी जैसे पेंडेमिक है कोविड 19 का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके सिम्टम सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड हैं। काफी हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जेके लाइक 85% पेशेंट जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम से होते हैं, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम उनको होते हैं। हल्का सा बुखार हो गया, या मे बी हाई ग्रेड फीवर फॉर 2 डेज, और कफ हो गई, या फिर उनको हल्का सा जुकाम हो गया, और थकावट हो गई, मसल पेन, बॉडी एक हो गया। तो ये सिमिलर टू कॉमन कोल्ड ही सिम्टम इसके होते हैं। लेकिन कॉमन कोल्ड ये जो है ना, वो माइल्ड से मॉडरेट ही रहता है, वो सीवियर नहीं जाता। तो कोविड 19 में एक रिस्क होता है कि वो आपके लंग्स इन्वॉल्व कर देता है। जब वो लंग्स इन्वॉल्व करता है, तो जैसे बेसिकली हम उसे नमूनिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। अगर खुदा ना खासा किसी को नमूनिया हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि लंग से ही ऑक्सीजन जो है पूरे जिस्म में ब्लड के थ्रू जाती है। ऑक्सीजन इज काइंड ऑफ न्यूट्रन टू द बॉडी। तो जब आपका लंग्स में आपको नमूनिया हो जाती है, तो हाफ ऑफ द लंग्स अगर डैमेज है, या कितना डैमेज है और कितनी ऑक्सीजन जा रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त ऑक्सीजन का जो ना देखना ब्लड में। और जैसे कॉमन कोल्ड में आपको सिर्फ बुखार और बॉडी एक होता है, उसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती, आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती। जब सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, तो इट्स ऑल डिफरेंट गेम। गॉट योर पॉइंट सर। आपको सरवत ज़ाहरा सलाम कह रही हैं, आपको मोहम्मद वालेकुम साकिब लोधी सलाम। साहब भी सलाम कह रहे हैं, नुमान तारिक कह रहे हैं वेलकम टू द ग्रुप डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मोहम्मद मच। आसिफ साहब भी कह रहे हैं वेलकम टू द ग्रुप डॉक्टर साहब। नैयर फसी है, हमारी बड़ी फेमस पाकिस्तानी शेफ़ हैं, रासुल खैमा में होती हैं, वो भी आपको रिगार्ड्स पे कर रही हैं। तो बहुत शुक्रिया इन सर, सब लोगों का। जी जी सर, इसके साथ सर एक और चीज़ है कि असल में इसमें दो चीज़ें आती हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं जी इसको कोविड हो गया,
जब किसी को कोविड होता है तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि अब इस बंदे को हमें आइसोलेशन में रखना है, या हमें इस बंदे को आ, उसे क्या कहते हैं क्वारंटाइन में रखना है? और मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि ये किस तरह ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, या किस तरह ये चीज़ देखी जाती है? बेसिकली क्वारंटीन और आइसोलेशन बेसिकली सेम ही है, लेकिन एक टेक्निकल टर्म है आइसोलेशन, उसमें डिफरेंट ये है। बेसिकली आइसोलेशन हम उसे कहते हैं मेडिकली जबान में, इफ समवन इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 या उनको सिम्टम है विच लाइकली कोविड 19, तो उस हम्म। बंदे को दैट पर्सन नीड टू अवॉइड कांटेक्ट विद अदर पीपल फॉर द 14 डेज। तो उस पीरियड को हम आइसोलेशन कहते हैं। तो आइसोलेशन कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डे वन ऑफ सिम्टम। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, फ्रॉम द डे वन ऑफ सिम्टम, फिर आपने टेस्ट चौथे दिन की है या पांचवें दिन की है, आपको जिस दिन हम्म। से सिम्टम स्टार्ट हुए हैं वो आपका पहला दिन काउंट होगा। और टिल 14 डेज अगर आपको माइल्ड सिम्टम है और सिम्टम आपके खत्म हो चुके हैं 11वें 12वें दिन, और आप आखिरी 3 दिन आपको सिम्टम नहीं थे, तो दैट पीरियड आपको अलग रहना है फैमिली मेंबर से और अदर लोगों से जी। तो हम इसे आइसोलेशन कहते हैं। और दूसरा, ओके। जिनको कोई भी अलामत नहीं है और दे आर ओनली टेस्टेड पॉजिटिव, तो उनको फ्रॉम द डे ऑफ टेस्टेड, जिस दिन उन्होंने टेस्ट कराई है और पॉजिटिव आई है, 14 दिन तक लेकर उनको अपने आप को अलग रहना है, अवॉइड करना है बाकी लोगों से मिलना या फैमिली मेंबर से मिलना, उसको आइसोलेशन कहते हैं। और तीसरा, जिसको सीवियर डिजीज है, और सीवियर डिजीज है या वो हॉस्पिटलाइज है या फिर वो ऑक्सीजन पे है, तो उसका आइसोलेशन तब स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे वन, जिस दिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ही वॉज ऑन ऑक्सीजन फॉर 1 वीक और 10 डेज और 4 डेज, जिस दिन से उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है टिल 14 डेज, दैट पीरियड इज कंसिडर फॉर हिम एज आइसोलेशन। उस दौरान ही शुड अवॉइड मीट विद अदर पीपुल, अपने फैमिली मेंबर हो गए, बाहर जाना हो गया, इसे हम कहते हैं आइसोलेशन। और क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि समवन इज टेस्टेड पॉजिटिव और आप उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, लाइक फैमिली मेंबर, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव आता है या किसी को अलामात होती हैं, तो जिसको अलामात होती हैं इस वक्त हम उसको कॉमन कोल्ड नहीं कहते हैं, इस वक्त जिसको भी अलामत है उसको हमें यही मानना है, यही अनटिल प्रूवन कि ये कोविड नहीं है, तब तक हमें यही मानना है कि इसको कोविड 19 ही है। तो खुदा ना खास्ता किसी को अलामत है या खुदा ना खास्ता को फैमिली में पॉजिटिव आता है, तो फैमिली मेंबर है वो अपने आप को क्वारंटीन करेंगे 14 दिन, वो भी किसी से ना मिलेंगे ना जुलेंगे। तो 14 दिन वो अपने आप को अवॉइड करते हैं, तो उस पीरियड को उनके लिए कहा जाता है क्वारंटीन। गॉट अगर योर उन पॉइंट। दौरान उनको सिम्टम हो जाते हैं फैमिली मेंबर को, तो अगेन दे विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव। जरूरी नहीं है वो जाके टेस्ट करें, अगर उनको माइल्ड सिम्टम है तो दे कैन आइसोलेट देमसेल्फ एट होम। तो गॉट योर बेसिकली ये पॉइंट। डिफरेंट है क्वारंटीन एंड आइसोलेशन में। सर, महक आलम है हमारी वन ऑफ द एडमिन्स, वो आपको सलाम कह रही हैं और कह रही हैं वेलकम टू द वालेकुम ग्रुप। सलाम महक, थैंक यू। सर, मोहम्मद उस्मान अफजल सवाल पूछ रहे हैं, माई आई साइट इज वीक अबाउट 2.5 पॉइंट्स ऑफ बोथ आईज, कैन आई गो फॉर लेजर ट्रीटमेंट? इफ यस, विच सेंटर इज बेस्ट इन अलेन? नहीं, आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी आईसाइट वीक क्यों है, मायोपिया है या हाइपर मायोपिया है। ये तो आपको सबसे पहले तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी आईसाइट वीक क्यों है। और उसके बाद भी अगर आपकी आई सूट करती है लेजर के लिए, तो दैट विल बी अ सेकंड, वो आपको हो जाएगा जी के फेज। पहला फेज ये है कि आपको उनको देखना है कि आपकी आईसाइट वीक क्यों है जी। और दूसरी के बाद दूसरी ये होती है कि आप इज योर आई सुइटेबल फॉर लेजर और नॉट, तो फिर ये हो जाता है। तो उसके लिए आई थिंक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन। गॉट योर पॉइंट। सर, हसन खान हैं, ये अबू धाबी में होते हैं, ये पूछ रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया आईजीएम कैन आल्सो कॉज कोविड? सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मे बी आई एम नॉट नहीं प्रोनाउंसिंग नहीं वेरी नहीं, क्लियर आपकी प्रॉपर्ली। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। माइकोप्लाज्मा नमूनिया इटसेल्फ इज अ नमूनिया, जो कि बैक्टीरियल नमूनिया है, व्हिच काज नमूनिया सिमिलर टू कोविड 19 नमूनिया। हम्म। तो जो एक नमूनिया होती है जिसे हम एटिपिकल नमूनिया कहते हैं या ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया कहते हैं, दैट कैन बी काज बाय कोविड 19,
दैट कैन बी काज बाय द माइकोप्लाज्मा नमूनिया। लेकिन माइकोप्लाज्मा नमूनिया की ट्रीटमेंट अवेलेबल है इफ पेशेंट रिसीव अ गुड आईवी एंटीबायोटिक ऑक्सीजन सपोर्ट, तो वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर एबल टू कम आउट। अनफॉर्चुनेटली 1 to 2% ऐसे होते हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। सर आपने जो डाइंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस का है, इसमें हमने एक हम्म। बड़ा डिफरेंस देखा है कि हमारा माशाल्लाह से यूएई के अंदर जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, बट ऑन द कॉन्ट्री हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में ये रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी क्या वजह है सर? व्हाट इज़ द डिफरेंस? इसकी एक तो वजह ये है कि वेन एवर सम इफ सम पेशेंट हैज अ नमूनिया और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गई है ब्लड में, दैट पेशेंट नीड अ अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन। अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। पाकिस्तान में पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम यहाँ पर लाइक आई एम वर्किंग इन मिजोर हॉस्पिटल एंड वी हैव अवर प्रीमियर हॉस्पिटल बुर्जिल हॉस्पिटल। तो मिजोर और बुर्जिल का हमने जो आईसीयू था वो मर्ज किया हुआ था, क्योंकि लैक ऑफ स्टाफ और लाइक वी हैव इंटेंसिविस्ट इन मिजोर एंड बुर्जिल, बट वी डोंट हैव लाइक, ऐसा नहीं था कि हम सेपरेट चला सके उसको। तो हमने माइल्ड से मॉडरेट केस मिड्योर में रखे हुए थे, सीवियर केस हमने बुर्जिल में रखे हुए थे। तो हमने ये देखा था जिस पेशेंट को भी एक्सरे फाइंडिंग आती थी, कोविड पॉजिटिव आ गया, एक्सरे फाइंडिंग आ गई, जिसको भी एक्सरे फाइंडिंग आ गई, भले वो माइल्ड फाइंडिंग है, हम उसको एडमिट करते थे और उसका अच्छा। खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठा रही है और गवर्नमेंट पे करती थी रिगार्डलेस ऑफ हिज इंश्योरेंस। तो दैट्स गवर्नमेंट पे ग्रेट। करती थी, बल्कि गवर्नमेंट अभी तक भी पे करती है रिगार्डलेस ऑफ इंश्योरेंस, कि उसके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, कौन सी है, नहीं, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट से आएगी। तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता था और उसका डिजीज कोर्स ये होता था कि अगर वो रिटोरिएट भी करता था तो उसको अर्ली ऑक्सीजन मिल जाती थी, अर्ली एंटीवायरल मिल जाते थे। अगर उस पेशेंट को ऑक्सीजन एक हम देते हैं नेजल कैनुला के थ्रू, और एक होता है सीपैप और बाईपैप, वो इट्स डिफरेंट लेवल। अगर पेशेंट डिटोरिएट होकर उस लेवल तक चला गया है तो वो भी उसे मिल जाता था। अगर इवन पेशेंट इंट्यूबेटेड हो रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था, वो भी टाइमली जो वेंटिलेटेड पे जा रहा, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हम डाल रहे थे। तो आई थिंक अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन एक तो ये है, और दूसरा लैक ऑफ फैसिलिटी इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में आपने पेशेंट को, चले आपने दाखिल भी कर दिया, तो आप वसाइल नहीं है आपके पास इतने। और दूसरा ये होता है कि आप टाइमली, जो मैंने सुना है कि मेडिकेशन बहुत महंगी है पाकिस्तान में, स्पेशली एंटीवायरल। सर। तो वो मेडिकेशन जो स्टार्ट होती है वो टाइमली स्टार्ट नहीं होती। वो भी मेरे ख्याल से डिस्कशन होती है फैमिली से हॉस्पिटल्स की, और पाकिस्तान को पता है कि माशी हालात लोगों के क्या हैं। तो डेफिनेटली। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इतने वेंटिलेटर भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से एक तो यही रीजन है कि वसाइल जी। ओके सर, ये फरिया फारूकी हैं, ये दुबई में होती हैं। ये पूछ रही हैं कि सलाम डॉक्टर, आई एम सफरिंग विद इंसोमिया प्रॉब्लम, हम्म। एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान्स आर नॉट हेल्पिंग मी टू कॉप विद हम्म। इट। हम्म। तो तो इंसोम्निया के बारे में आप, मैं यही कहूंगा, तो पहले तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मरीज से जब आप मरीज को देखते हो तो मरीज की हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको इंसोम्निया क्यों है, वेदर शी इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस, या वेदर शी हैड सम अदर मेडिकल इश्यूज। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंसोम्निया क्यों है, आपकी हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ही डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू नीड मेडिकेशन टू इंड्यूस अ स्लीप, सेडेटिव को आपको जरूरत है या नहीं, या फिर आपको इंसोम्निया किस वजह से है, तो वो चीज आपकी लाइफ से दूर की जाए तो आपकी इंसोम्निया भी आपका स्लीप इंप्रूव हो। जनरली हम स्लीप के बारे में ये कह सकते हैं कि आप स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बेड पे जाते हो, आप लाइट ऑफ करते हो रूम की, मेक श्योर आपके रूम में टीवी ना हो, मेक श्योर यू शुड नॉट कीप मोबाइल आपके साथ, मोबाइल आपका नहीं हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो गया
या टीवी, तो जब आप सोने जाते हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हमने ऐसा लोग देखे हैं कि जब बेड पे मोबाइल यूज करते हैं बिफोर स्लीपिंग, मेरे ख्याल से काफी लोग करते, सब लोग करते हैं। तो और आप ज्यादातर जो है ना जी, टाइमली लाइक स्लीप पैटर्न शुड बी रेगुलर। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही जाएं बेड पे जी। और दूसरा ये है कि मतलब जो आप चीजें खाते हो, चाय पीना या कॉफी पीना, वो भी मेरे ख्याल से इंसोम्निया को प्रमोट करती हैं, इंड्यूस करती हैं। तो ऐसी चीजें सब अवॉइड करें जिससे आपकी स्लीप खराब हो। तो स्लीप हाइजीन, स्लीप पैटर्न जो है रेगुलर होना चाहिए। और एक्सरसाइज हेल्प करती है स्लीप के लिए। और दूसरा ये देखा है कि रात का खाना जब खाते हो तो उसके बाद आप ब्रेक दो 30 मिनट 40 मिनट का, उसके बाद आप फौरन चले जाओ बेड पे। और सर। जहां पर आप सोते हो तो उस रूम में आप और कोई एक्टिविटी ना करो, वो सिर्फ आपकी सोने की जगह हो। सर, या तो सर एक और क्वेश्चन है, महक आलम है, वो पूछ रही हैं कि एक आदमी जिसको कोरोना हो चुका हो, क्या वो दोबारा री इन्फेक्ट हो सकता है कोरोना से कि नहीं? इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि अभी तक हमारे पास इतनी डेटा या स्टडी नहीं है। लेकिन टिल नाउ हमने केसेस जो देखे हैं उसमें बहुत ही कम लोग देखे हैं वो री इन्फेक्ट हुए हैं, या री इन्फेक्ट हुए हैं तो उनको बड़ी माइल्ड डिजीज है। तो वो हमें पता नहीं है कि उनको री इन्फेक्शन हुआ है या वायरस दोबारा से रीएक्टिव हुआ है। वो हमें पता नहीं है कि उनको री इन्फेक्शन हुआ है या वायरस री उनको उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, या वायरस जो बॉडी में ऑलरेडी जो डेड वायरस है वो रिएक्टिव हुआ है। और हमने ये भी देखा है कोई बंदा पॉजिटिव आता है तो उनको नेगेटिव आते आते 45 डेज भी देखे, हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उनको 45 डेज भी लगे हैं। लाइक वन ऑफ आवर स्टाफ, शी इज स्टिल पॉजिटिव। और एक दूसरा स्टाफ है जो ही बिकम नेगेटिव आफ्टर लाइक 45 डेज। सर। तो ऐसा होता है कि बीच में कोई टेस्ट नेगेटिव आ गया, आपने 1.5 महीने के बाद करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो अब वो पता नहीं है कि री इन्फेक्शन है या वही डेड वायरस का प्रोटीन है, वो को बॉडी में रिमेटेंट था, कोई रेजिजुअल था, वो आ गया। तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि चांसेस बहुत कम है। और ये हमने देखा है अमेरिका में भी, काफी मेरे फ्रेंड्स है, मेरी हमारी डिस्कशन होती है इस पे। तो वो भी पिछले 7 महीनों से जो है ना कोविड ट्रीट करें अपने हॉस्पिटलों में, तो उन्होंने भी कोई ऐसा केस देखा नहीं है किसी को दोबारा हुआ हो। और दूसरा ये है कि किसी को अगर इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस तो उसके एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। हमने कोविड 19 में ये देखा है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनके एंटीबॉडीज नहीं बन रहे, या बन रहे हैं तो वो जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो इस दैट मीन्स के चांसेस हो सकता है कि सेकेंड वेव जब आए सो दे माइट गेट इन्फेक्टेड अगेन इफ दे डोंट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। गॉट योर पॉइंट सर। तो सर ये हसन खान दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि if someone have positive mycoplasma, they should consider COVID or no link between COVID and microplasma. I think mycoplasma something like. देखिए माइकोप्लाज्मा अगर कोई पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली माइकोप्लाज्मा को तो ट्रीट करना ही है। और दूसरा ये है कि कोविड 19 में एक डिफरेंट पैटर्न देखा गया है लंग्स में। लंग में जो पैथोलॉजी होती है उसका अगर हम सीटी स्कैन करते हैं, जी। रिगार्डलेस ऑफ द टेस्ट, इवन उनका टेस्ट नेगेटिव आता है। जैसे हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसको हमने वेंटिलेट किया है और वो कोविड पे है, उनके पहले 2 सैंपल नेगेटिव आए हैं, तीसरा सैंपल पॉजिटिव आया है। ऐसा हमने हमारे पास एक केस था। तो कोविड 19 का पैटर्न है सीटी स्किन में तो डेफिनेटली हम ट्रीट करेंगे एज अ कोविड। लेकिन उसको साथ में कोई को इन्फेक्शन है, जैसे ये कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा नमूनिया, तो डेफिनेटली हम माइकोप्लाज्मा नमूनिया को साथ में जरूर ट्रीट करेंगे। ओके सर, ये मोहम्मद उस्मान साहब पूछ रहे हैं, आई हैव अ फेशियल palsy about 4 months ago. After 15 days, I have recovered. Then my question is, does palsy affect eyesight too? Sorry, sir, medical terms. Maybe I'm not pronouncing नहीं, correctly. नो प्रॉब्लम। जी। यार फेशियल फेशियल पेल्सी या बेल पेल्सी बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है। जिससे क्या होता है कि जबड़ा, आंख और हाफ ऑफ द फेस उसमें जो है ना वीकनेस हो जाती है।
तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप रिकवर्ड हो गए 15 डेज में, विच इज अ गुड। लेकिन आई साइड पे एज सच उसका कोई इफेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म में। बेल पेल्सी या फेशियल पेल्सी का कोई इफेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म में। जब आपको डिजीज है, या आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द बेल पेल्सी और फेशियल पेल्सी, इन दैट पीरियड ऑन दैट टाइम यू माइट हैव अ आई सिम्टम, you may not able to close your eyes, or you may not be able to chew properly। तो उस दौरान आपको सिम्टम होते हैं। बट इफ यू आर रिकवर्ड कंप्लीटली, आपकी अगर रिकवरी 100% हो गई है, सो लॉन्ग टर्म में उनका कोई इफेक्ट नहीं है। सर हामिद अली साहब पूछ रहे हैं, वेलकम डॉक्टर साहब, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ थैंक यू। पीसीआर टेस्ट? पीसीआर की एक्यूरेसी ये है कि फॉल्स नेगेटिव कैन बी, लाइक हमने किसी की टेस्ट की और उसका नेगेटिव आ गया, दैट डजंट ओके। मीन उसको इन्फेक्शन नहीं है। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। मैं समवन हैविंग सिम्टम, हमने टेस्ट की और नेगेटिव आ गई, दैट इज जी सर। फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि उनको सिम्टम है और मोस्ट लाइकली उनको डिजीज भी है। जी सर। लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, उसके रीजन ये है कि टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्वाबिंग द पेशेंट्स। आपने जो स्वाब कलेक्ट किया है उसकी टेक्निक सही नहीं थी, या आपने अर्ली उसको स्वाब कर लिया है, या आपने उस समय किया है, उस वक्त किया है जब वायरल लोड इतना नहीं था, तो ये उस वक्त आपकी फॉल्स नेगेटिव आती है। और बात करें फॉल्स पॉजिटिव की, तो फॉल्स पॉजिटिव रेयरली होती है, वेरी रेयर, वेरी रेयर। इट इज अ वेरी एक्यूरेट टेस्ट। हाँ, फॉल्स पॉजिटिव ऐसे आती है कि पेशेंट को एक्चुअल में डिजीज था, लेकिन अब वो रिकवर्ड हो गया है, लेकिन अभी भी उसका कुछ वायरल जो डेड वायरस है या प्रोटीन वायरस का है कुछ बॉडी में बाकी है, सो दैट कम एज अ पॉजिटिव। तो हम उसको फॉल्स पॉजिटिव नहीं कहते, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव आता है, लेकिन दैट मीन ही हैड इन्फेक्शन। अब वो रिकवर हो गया, वो अलग बात है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। इसमें मैं एक आमिर और चीज हनीफ। ऐड करना चाहूंगा, आई एम सॉरी सर, मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। काफी हमारे पाकिस्तान में ऐसे पूछते हैं कि यार मुझे तो कोई सिम्टम भी नहीं है, आई डोंट हैव अ फीवर, आई डोंट हैव अ कॉफ, मुझे बॉडी एक नहीं है, मुझे फीवर सिर्फ एक दिन था, तो मेरा टेस्ट कैसे पॉजिटिव आ गया? दैट मीन्स वो टेस्ट जो है ना वो एक्यूरेट नहीं है, या किट्स खराब है पाकिस्तान में, या फॉल्स पॉजिटिव किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये यू नो फनी थिंग अबाउट कोविड-19 इज कि 85% पेशेंट जो होते हैं उनको माइल्ड सिम्टम होते हैं, उनमें भी काफी ऐसे होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। गॉट योर पॉइंट। सर एक और सवाल आ रहा है सबीन उजैर से। वो पूछ रही हैं कि बच्चों को मास्क और ग्लव्स लेके मॉल जाना कितना रिस्क फ्री है आजकल के माहौल में? देखिए, क्लोज कांटेक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज कांटेक्ट किसी से नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम्म। आप आते हैं कि क्लोज कांटेक्ट क्या है। और अगर आप मॉल में बच्चों को लेके जाते हैं और मास्क मास्क अपने बच्चों को पिलाया हुआ है या ग्लव्स अपने बच्चों को पहनाया हुआ है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये कंप्लीटली सेफ है, लेकिन आप लेके जा सकते हो, क्योंकि यूएई में जैसे लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ऐसा नहीं है कि प्लेसेस आर क्राउडेड। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मीटर का फासला तो रहता ही है दूसरे हम्म। बंदे से। सो एज लॉन्ग एज यू आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस 2 to 3 मीटर, इट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अननेसेसरी अगेन अवॉइड करें, अननेसेसरी मॉल में जाना, अननेसेसरी बच्चों को ले जाना। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस। दैट्स ग्रेट। सर मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत थैंक यू सपोर्ट सो किया मच। आपने, जजाकल्ला। अ, हामिद अली साहब कह रहे हैं, थैंक्स डॉक्टर साहब। महक आलम पूछ रही हैं सर कि मल्टीविटामिन्स खाने का कोई साइड इफेक्ट है? मल्टीविटामिन मींस व्हाट? मल्टीविटामिन, देखा, मल्टीविटामिन बेसिकली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को कहते हैं। तो बॉडी में दो किस्म के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो अगर हम हाई डोज में भी अगर खा लेते हैं या ज्यादा मिकदार में खा लेते हैं, तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं, उनका बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे हम साइड हम्म। इफेक्ट कहें जी। लेकिन अब अगर आप विटामिन ले रहे हैं और वो फैट सॉल्युबल विटामिन है,
तो उनके बिल्कुल टॉक्सिक इफेक्ट हैं अगर वो ज्यादा मिकदार में अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि वो बॉडी में स्टोर होते हैं, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में होते हैं। और अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो वो भी अगर आप ऑन द स्पॉट आपके एक्सक्रिएट नहीं होते हैं, दैट अगेन वो स्टोर हो जाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट हैं, पर वाटर सॉल्युबल के नहीं है। मल्टीविटामिन जो बाजार में मिलती है वो मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होती है, जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। पर अगर फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया और विटामिन ई, ये तीनों जो है, और विटामिन के, ये दीज आर द फैट सॉल्युबल, दे हैव टॉक्सिक इफेक्ट। ग्रेट सर। आमिर हनीफ साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर राजेश साहब किधर से? डॉक्टर राजेश सिंध जामेश्वरों से हैं। एंड यहाँ पे एलेन में मेडोर हॉस्पिटल में होते हैं। आप कभी भी कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहें तो आप वहाँ पे इनके पास जा सकते हैं। एंड सर थैंक यू। एक और क्वेश्चन है सर कि यूजुअली किस किस्म की पॉपुलेशन हाई रिस्क पे है? मतलब जैसे कि अक्सर मैंने लोगों में एक मिसकंसेप्शन भी देखी है। इनफैक्ट नोमान साहब एक हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं कि स्पेशली पाकिस्तान में लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। वो ये कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, ये अभी इंटरनेशनल साजिश है, ये है वो है, और कोई मसला नहीं है, और स्पेशली यंग बंदे को नहीं हो सकती। और एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यंग बंदे को नहीं हो सकती और वो जो मर्जी करता फिरे, या बच्चों को नहीं हो सकती। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखें, नो बॉडी इज सेफ। ये जो डिजीज है यूजुअली, देखिए यूएई में हमने कैसे ट्रीट किया है या इंटरनेशनल गाइडलाइन क्या थी, या आई वाज इन रेडिस एंड ब्लू, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द क्वारंटीन पेशेंट और आइसोलेशन पेशेंट। तो सर हमने एक गाइडलाइन बनाई हुई थी जो कि हमें हेल्थ अथॉरिटी से मिली थी। उसमें यह था कि इफ एनीवन अबव 60, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम, उनको सिम्टम है या नहीं है, हम उन्हें जो ना एडमिट कर रहे थे, या हम उनको होटल में रख रहे थे फॉर द ऑब्जर्वेशन फॉर द 14 डेज टिल ही कम नेगेटिव, तो हम उसको हाई रिस्क कंसीडर कर रहे थे। और समवन, उनकी उम्र भले 40 साल हो या 35 साल हो या 45 ईयर हो, कोई भी उम्र हो, इफ ही इज हैविंग कोमॉर्बिड लाइक डायबिटीज, अगर वो डायबिटीज से, उनको डायबिटीज है, तो हम उसको हाई रिस्क कंसीडर करते थे, तो वो भी हाई रिस्क कहलाता था। और समवन जो कि हाइपरटेंसिव हो गया, और हाइपरटेंसिव अगर एक मेडिकेशन पे है तो वो हम उसको हाई रिस्क नहीं कहते थे, अगर ही इज ऑन मल्टीपल मेडिकेशन तो वो हाई रिस्क हो जाता था। और दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी और बाकी जो हमारे जो बच्चों, 2 साल से छोटे बच्चे, हम उसको हाई रिस्क कहते थे। सो दिस पॉपुलेशन कंसीडर एज अ हाई रिस्क। या जो जो हजरात है वो, अल्लाह माफ करे, कोई कैंसर से या टीबी से मुब्तला है, तो वो भी हाई रिस्क कहे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यंग पेशेंट कांट बी अफेक्टेड। ज्यादातर जो यूएई में डेथ हुई है, वो एज ग्रुप था वो 40 to 50 था, और वो आई थिंक 40-50 इज यंग, हम उन्हें एल्डरली नहीं कह सकते। दो दे हैव सर्टन कोमॉर्बिड्स, डायबिटीज थे या एस्थमेटिक थे या और कोई उनको मसला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर यंग हो तो आप सेफ हो। नो, आपको भी वही एहतियात बरतना है जो एल्डरली को करना है। डन सर। सर ये शायद रजाक साहब हैं, ये दुबई में होते हैं। ये पूछ रहे हैं डायबिटीज की मेडिसिन ना लेने से क्या नुकसान होता है? यार, डायबिटीज किसी को अल्लाह न करे अगर हो जाती है तो दैट इज अ लाइफ लॉन्ग, देयर इज अ नो क्योर फॉर डायबिटीज। हाँ, डिपेंड करता है आप अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करते हो। आप अपनी शुगर डाइट और एक्सरसाइज पे कंट्रोल करते हो। आप अपनी शुगर डाइट एक्सरसाइज प्लस वन मेडिकेशन पे कंट्रोल करते हो। डाइट एक्सरसाइज प्लस 2 मेडिसिन पे करते हो। डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस इंसुलिन पे कंट्रोल करते हो। ये वो डिपेंड करता है आप शुगर कैसे कंट्रोल करते हो। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अगर डायबिटीज है, आपने दवाई लेना बंद कर दी तो आपको डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो अगर आपकी पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है तो उसके बहुत बड़े नुकसान हैं, लॉन्ग टर्म नुकसान। जैसे डायबिटीज अमूमन 4-5 साल 10 साल में आपको किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो डायबिटीज है।
लीडिंग काज ऑफ हार्ट डिजीज, वो इक्वलेंट टू डायबिटीज। एक तो डायबिटीज है, अब दूसरा तो बाकी भी फैक्टर है, लेकिन डायबिटीज ही इज इक्वली इक्वल। और इसके ओके अलावा सर। जो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसका भी मेजर जो काज बताया गया है वो डायबिटीज बताया गया है। तो ये तो है डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, समवन हु इज टेकिंग द मेडिकेशन लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ये उनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर उन साहब को पता ही नहीं है कि उनकी शुगर लेवल 400-500 रह रही है, ही मे एंड अप इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो कोमा में जा सकते हैं, जो कि इरिवर्सिबल है। सर सो समवन इज सर डायबिटिक, वो अपनी शुगर रेगुलर चेक करे। जो मेडिसिन नहीं खा रहे हैं उनको, अगर उनकी शुगर 300 से ऊपर है, 400 से ऊपर है, तो अगर 400 से ऊपर एक हफ्ता 10 दिन 400 से ऊपर है, तो उनको आगे जाके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या वो कोमा में भी जा सकते हैं। सर सर नुमान साहब कह रहे हैं कि हम तमाम डॉक्टर्स जो यूएई के अंदर हैं इंक्लूडिंग यू, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात मेहनत करके हमें कोरोना से बचा रहे हैं, या हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले लोग हैं आगे पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको इस बीमारी से दूर रखे हुए हैं। दूसरे सर मोहम्मद आसिफ साहब हैं जिनको हम लोग आमतौर पर फाउंडर भी कहते हैं। उनको फाउंडर कहने की बड़ी एक सीधी सी रीज़न है, ये जो ग्रुप जिस पे आज हम बैठे हैं ये इन्होंने क्रिएट किया है। वो आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं बहुत बहुत कि आपने पाकिस्तानी जर्नलैंड के लिए अपने कीमती वक्त में से आज टाइम निकाला है सर। नो, थैंक यू सो मच। मैं भी उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आसिफ साहब, अगर आप मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने मेंशन किया था कि ही इज फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, सो जी आई एम सर। सो ग्लैड और आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारी कम्युनिटी के लिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस ग्रुप के थ्रू हम सारे मिलके जो ना, वी विल बी इन टच। सर एंड सर उस्मान अफजल साहब पूछ रहे हैं, कैन वी यूज विटामिन के टू स्टॉप ब्लड कमिंग विद स्टूल ड्यू टू हर्मरेजिक इंट्राइटिस? सॉरी सर। हेमरेजिक एंट्राइटिस मतलब इन्फेक्शन होना इंटेस्टाइन में। आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इन उर्दू। जी सर। सिंधी में तो हम इसको अंडा कहते हैं इंटेस्टाइन को, तो उसका इन्फेक्शन है बेसिकली। जी सर। तो अगर स्टूल ब्लड में, मतलब स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो उसके काफी सारे वजूहात हैं। अमूमन अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो वो होमोराइड्स होते हैं, पायल जिसे हम मोके कहते हैं, बवासीर कहते हैं, उर्दू में बवासीर कहते हैं। जो कब्ज ज्यादा, अगर कब्ज किसी को ज्यादा है, कब्ज के होने से बवासीर होता है, तो उसमें आपके स्टूल पे फ्रेश ब्लड टपकता है। तो एक तो रीजन ये होता है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपको ब्लडी डायरिया है, आपको डायरिया हो रही है और उसके साथ ब्लड, वो मिक्स होगा, वो चॉकलेट कलर वो मिक्स होगा, वो फ्रेश ब्लड नहीं होगा। तो इनका सवाल है कि विटामिन के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप ले सकते। विटामिन के जो है वो ऑलरेडी आपके बॉडी में इतनी मिकदार में होता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है, वो रिस्टोर होता है। तो हमें आइडिया नहीं होता है कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में विटामिन के कितना है। और अगर विटामिन के का रोल है कि ब्लडिंग को स्टॉप करना, लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता आप विटामिन के खा रहे हो और वो हाई मिकदार में खा रहे हो, तो दैट कैन क्लॉट द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, तो उसके बड़े नुकसान आते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी तरफ से कुछ भी ना लें, डॉक्टर से रुजू करें, बाद में ही ये चीजें लें। गॉट योर पॉइंट उस्मान साहब, उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा आपकी बात का। सर एक और सवाल है कि यूजुअली जैसे घर में जो लोग बैठे हैं, व्हाट इज़ अ रेड फ्लैग कि हमें डॉक्टर से, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें कोरोना का डर हो सकता है, या कौन सी सिम्टम है जो विच इज़ अ रेड फ्लैग इमीडिएटली वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर सर? देखिए जाहिर साहब, सबसे पहले तो ये है कि अलामात कौन सी हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 की। तो उसमें एक तो मतलब खांसी का होना, लेकिन न्यू कंटिन्यूस कॉफ। ऐसा नहीं है कि आप किसी को खांसी पहले से ही रहती है, वो नहीं, पर किसी को न्यू बट कंटिन्यूस खांसी का होना, बुखार का होना। बुखार है तो दैट इज 100%, मतलब आप यू गो एंड टेस्टेड। मतलब बुखार ऐसी अलामत है जो आप लाइटली नहीं ले सकते, फीवर का।
और दूसरा, इसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं आता। तो काफी लोग ऐसे कहते हैं कि यार मुझे तो हल्का सा बुखार था, तो इसमें ऐसा है कि 38 तक ही फीवर होता है। वी हैव सीन पेशेंट दे माइट हैव 39, बट ज्यादातर 38 तक होता है। और मसल एक, जोड़ों का दर्द करना, बॉडी एक, डायरिया, और दूसरा है इसमें बड़ा जो ना दिलचस्प देखा गया है जो अलामत है उसकी, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। हमने लॉस ऑफ एपिटाइट तो देखा है कि खाने का जी नहीं करना, मतलब आपकी भूख चली जाए, वो तो अमूमन होता है बीमारी में। लेकिन स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, ये बड़ा देखा गया है। तो ये अलामतें हैं। लेकिन उस अलामत में अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपका एक्सरे नॉर्मल है, या आपने एक्सरे नहीं भी किया है, तो आप अपने आप को घर पे मॉनिटर कर सकते हो आइसोलेट करके। लेकिन हाँ, आपको चंद चीजों का ख्याल रखना है जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं। उस दौरान आपको इमीडिएटली डॉक्टर से रिव्यू करना है या आपको हॉस्पिटलाइज होना है। उसमें आपको सांस में तकलीफ होना, लाइक डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस में दुश्वारी, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। दूसरा, चेस्ट में पेन होना, किसी को अल्लाह ना करे ही इज पॉजिटिव और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो दैट इज द सेकंड रेड फ्लैग। और थर्ड रेड फ्लैग ये होता है, अमूमन हम ये कहते हैं पेशेंट को कि अगर आप अपने आप को घर पे मॉनिटर कर रहे हो तो बराए मेहरबानी एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो। बड़ा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो 2000 तक का मिल जाता है। बड़ा ही चीप इक्विपमेंट है और वेरी इजी टू यूज, जिसे आप अपनी उंगली में डाल के अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। तो अगर आपकी जो नॉर्मल ऑक्सीजन वो 100% आनी चाहिए, 98 या 96 आनी चाहिए, उससे बिलो आ रही है, सो यू नीड टू चेक योर ऑक्सीजन रेगुलरली। तो वो आपकी अगर 92 से बिलो जा रही है, यहां पर तो हम 95 से जिसकी बिलो जाती थी एडमिट करते थे। हम बात करें अगर पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल बहुत कम है, अब अननेसेसरी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाह रहे हैं, और ना ही आपको फाइनेंशियल बर्डन करना चाह रहे हैं, और ना ही हॉस्पिटल पे बर्डन होना चाह रहे हैं। तो उस दौरान अगर आपकी 92 से ऊपर है तो आप अपने आप को घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर 92 से बिलो जा रही है, सो दैट मीन्स यू नीड एन ऑक्सीजन। अगर अगर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में आपको बेड मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तो पाकिस्तान में ये भी कर सकते हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अरेंज करके घर पे भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल कैनुला आता है, नेजल कैनुला जिसे हम कहते हैं। आपको वन टाइम नर्स रिक्वायर्ड है, वो आपको जरा सिखा दे कैसे यूज करनी है। तो उस पे अगर 1 to 2 लीटर पे अगर आप अपना ऑक्सीजन मतलब लाइक मेंटेन कर रहे हैं अबाउ 96 97, वेल एंड गुड। अदरवाइज यू शुड सीक अ मेडिकल एडवाइस। सो चेस्ट पेन, सांस का खराब होना, और तीसरा पल्स ऑक्सीमेट्री से जब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं अगर वो 92 से बिलो है। सर विशाल जो है सिंध से, लाड़काना से, आपको सलाम कह रहे हैं सर। वालेकुम सलाम। एंड सर नुमान साहब पूछ रहे हैं कि कब हम 100% कोरोना फ्री होंगे। वैसे तो हम सबकी दुआ है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आई थिंक दिस इज $1 million क्वेश्चन। मतलब ये सवाल ऐसा है जिसका सबको सबरी से इंतजार है इस जवाब का। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस है उसमें तो ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग सेकंड वेव्स। तो सेकंड वेव तो डेफिनेटली विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट वेव, और मेरे ख्याल से थर्ड वेव जब आएगी तब इट विल बी लाइक अ कॉमन कोल्ड। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। और या बस दुआ ही कर सकते हैं जी। सही बात है सर। ये उस्मान साहब पूछ रहे हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर सकते हैं। किसी मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं या किसी बगैर मेडिसिन के कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं? यार इम्यूनिटी हम बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्दी खाना, ये बड़ी दो जो ना जरूरी चीजें हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसे है, आपका स्लीप कैसा है, आप टाइमली मोर देन 8 आवर्स सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आपका इंटेक क्या है, आपका इंटेक में फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स कितने आप लेते हैं, आप एक्सरसाइज वॉक कैसी करते हैं, आपका बीएमआई बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से बीएमआई परफेक्ट है कि नहीं। तो ये चंद चीजें हैं। उसके अलावा आजकल जो
अमूमन मेरे ख्याल से ये चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल में हैं, लेकिन फिर भी विटामिन सी का इस्तेमाल और जिंक, इनका जो ना बड़ा रोल है इम्यूनिटी में, जो कि एज ए सप्लीमेंट काफी सारे लोग हैं, बल्कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उनको सप्लीमेंट देते हैं जिंक और विटामिन सी का। और विटामिन डी का भी इसलिए क्योंकि यूएई में हमने देखा है सबका विटामिन डी कम होता है, डजंट मैटर अगर वो लेबर है, धूप में काम करता है, फिर भी उसका विटामिन डी कम आता है। तो मेरे ख्याल से विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन सी, जिंक, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, और वेजिटेबल, फ्रूट्स, और प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज, इस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सर एक और सवाल है कि क्या ओवर थिंकिंग हमारे इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड होती है? कि मतलब कि अगर आप ओवर थिंक करते हैं तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे या हमारे इम्यून सिस्टम पे? देखें जो है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो बॉडी हैज टू मीट विथ योर स्ट्रेस। जैसे हम्म। आप फ्लाइटन हो, आप फ्लाई कर रहे हो, या आप जो है ना जी फाइटिंग मूड में हो, तो हम्म। बॉडी हैज टू कॉप विद दैट। बॉडी हैज हम्म। टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स व्हिच आर नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये एंटी रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं। वो बॉडी को दे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉप विद दिस सिचुएशन। तो अगर आप खुदा ना खासा इफ यू आर अंडर गोइंग सम स्ट्रेस, या फिर ओवर थिंकिंग इट इज काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो उस दौरान आपके वो हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं। तो उनका बिल्कुल आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके शुगर पे, और आपके दीगर इम्यून सिस्टम पे बिल्कुल अफेक्ट है। ओके सर, एक और सो क्वेश्चन इम्यूनिटी, आया है। मोहम्मद अली साहब हैं सर, उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब अगर सिम्टम्स 15 जून को थी बट रिपोर्ट नेगेटिव आई, बट उसके बाद 15 दिन बाद टेस्ट करवाया पॉजिटिव आया है, अब क्या दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए नेगेटिव के लिए या इंतजार करना चाहिए? 15 तारीख को उनको सिम्टम थे और उन्होंने टेस्ट की, ओके नेगेटिव आया। जी। ठीक है, अब उसके 15 दिन दिन के के बाद बाद दोबारा पॉजिटिव टेस्ट आया। कराया, वो पॉजिटिव आया, तो अभी उनको दोबारा कराना चाहिए मेरे ख्याल से। वो उनका टेस्ट जो पॉजिटिव आया होगा वो अराउंड 30 जून होगा, 15 दिन के बाद। अच्छा, तो अभी अच्छा, इसमें ये होता है जब इनको अलामतें थी और उन्होंने टेस्ट करवाया, तो आई थिंक इट वाज अर्ली टू टेस्ट। हम्म। एक तो ये हो गया, या फिर टेक्निक सही नहीं थी तो इस वजह से नेगेटिव आ गया, और फिर आपने 15 दिन के बाद करवाया तो वो पॉजिटिव आया। तो अब इसमें ये होता है कि आपका व्हाट वाज योर लास्ट डे ऑफ सिम्टम। इफ हम्म। लाइक इसमें ये होता है कि इफ यू आर सिम्टोमेटिक, या सिम्टम है आपको या नहीं है, और आपका लास्ट डे ऑफ सिम्टम क्या था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। So on the basis of मतलब on the basis of symptom we can decide whether he should go for the second test. गॉट इट सर। नुमान साहब पूछ रहे हैं कि एक वेव का टाइमलाइन कितना होगा? जैसे आपने कहा है कि एक वेव होगी, 2 दिन होगी और उसके बाद 3 दिन होगी, तीसरी वेव होगी और तीसरी वेव में ये कॉमन फ्लू की तरह होगा। तो इज देयर एनी नहीं, डेफिनेशन ऑफ टाइमलाइंस बिटवीन द वेव्स? मेरा कहने का मकसद क्या है कि दिस इज द फर्स्ट वेव्स। तो ये अभी फर्स्ट वेव चल रही है, तो सेकंड वेव्स मे बी आफ्टर सितंबर और नवंबर में आएगी। तो हम टाइमलाइन तो बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि वेदर ये एंडेमिक होगा या वेदर इट विल बी अ सीजनल, हमें पता नहीं है। जैसे मलेरिया हमारे मुल्क में एंडेमिक है, मतलब वो मलेरिया हमारे कंट्री पाकिस्तान। हेलो, हेलो। लगता है कि डॉक्टर साहब का कनेक्शन दोबारा टूट गया है। वो खैर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे विद इन मिनट्स, नॉट अ बिग डील। मेरे को आई थिंक वो अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। उनसे हमारा काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सेशन जा रहा है, जिसमें हमने उनसे कोरोना और इसके मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है। जैसे हमें बहुत सारी बातें पता चली हैं कि किस तरह हम लोग अपने होम सिम्टम्स को देख सकते हैं। ख़ास तौर पे ऑक्सीमीटर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि हम में से किसी ने भी कभी ऑक्सीमीटर नहीं रखा, जो गौर नहीं किया। आई थिंक एज अ होम क्योर हम लोग ऑक्सीमीटर रख सकते हैं और हम उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं कि किस तरह
जो है हमारा हेल्थ सिस्टम चल रहा है, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन, विच इज़ वेरी मतलब यूनिक इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे नहीं पता थी पहले, तो और आप लोगों को भी शायद नहीं पता थी। इसके अलावा हमें शुगर वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, जिसमें हमें ये पता चला कि शुगर इज़ अ cause for many things and it can create a lot of issues. तो शुगर के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। कोरोना के बारे में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। नुमान के क्वेश्चंस, उस्मान साहब के काफ़ी क्वेश्चंस, मोहम्मद अली साहब आपके क्वेश्चंस मेरे मैं देख रहा हूँ, आपके आंसर्स भी मैं देख रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर साहब टू रीज्वाइन। जो ही वो रीज्वाइन करते हैं तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। ये इनफैक्ट डॉक्टर साहब वापस आ चुके हैं हमारे पास। आई थिंक डॉक्टर साहब कोई कनेक्टिविटी लूज़ हो गई थी, तो उसमें सर हमारे पास वो मोहम्मद अली साहब जिनका हमने क्वेश्चन किया था इनिशियली, जिनका आपने बताया था कि उनके रेस्ट ऑफ सिम्टम्स के बेस पे हम जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब है कि उनको सिर्फ 3 दिन फीवर हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं था, अभी वो बिल्कुल फाइन है। हम्म। तो उस केस में क्या किया करना चाहिए उन्हें? अब क्या उन्हें दोबारा अपना टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर उन्हें लास्ट टेस्ट अपना 30th को किया है तो जी। आई गेस उनको उनकी रिजल्ट जो आई होगी वो 2 दिन के बाद ही आई होगी। तो हम्म। आफ्टर हिज रिपोर्ट ही कैन रीस्वाब हिमसेल्फ ऑन, लाइक 3 दिन के बाद या 3 से 5 दिन के बाद कर सकता है वो दोबारा। गॉट योर पॉइंट। एंड सर आसिफ साहब पूछ रहे हैं कि गैसी स्टमक का क्या ट्रीटमेंट है? यार गैसी स्टोमक डिपेंड करता है काज क्या है, हम्म। क्योंकि यहाँ पर यूएई में हमने काफी पेशेंट्स की कंप्लेंट देखी है। हम्म। गैसेस एब्डामन या मतलब गैस का होना। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर काफी जो हमारी पॉपुलेशन है वो एज ए बैचलर रहती है और जिनका खाना पीना बाहर होता है। तो सर। उनमें तो हमने देखा है कि गैसेस की कंप्लेन आए हैं। लेकिन जो घर पे खाता है अगर उनको भी गैस है तो फिर ही नीड्स टू इवॉल्यूएट हिमसेल्फ। तो सर। उसमें कॉमन काजेज एक तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है और दूसरा यहाँ पर एच पाइलोरी भी बड़ा कॉमन है। तो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम गैसेस के साथ और कौन सी अलामतें हैं। तो फिर हम क्योंकि आईबीएस जो होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो डायग्नोस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। बाकी सबको निकाल के बाद ही हम उनको लेबल करते हैं कि यार इसको आईबीएस है और उसकी ट्रीटमेंट ये है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर से रिव्यू किया जाए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन बी डिसाइडेड कि इन्हें सिंपल रेमेडी कोई ट्रीटमेंट चाहिए गैस की या कोई इराडिकेशन थेरापी चाहिए, दैट डिपेंड। गॉट योर पॉइंट। सर एक और क्वेश्चन आया है कि 2 किस्म की थ्योरीज हैं कोरोना के ऊपर। एक ये है कि इट्स अ मैन मेड वायरस, एक है इट्स अ नेचुरल। तो आपकी क्या रिसर्च, आपकी स्टडी इस बारे में क्या कहती है? यार ये मेरे ख्याल से सवाल मतलब इस लिहाज से इररिलेवेंट है डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर वर्कर के लिए कि वेदर इट इज मैन मेड और इट इज ए लेबोरेटरी मेड और इज इट नेचुरल। तो हमें रियलिटी ये है कि वायरस इज इन द सोसाइटी, वायरस इज इन द कम्युनिटी। तो हमें प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, इसकी वैक्सीन कब कैसे बनानी है, कैसी बननी है, या इसका इलाज क्या है, या पेशेंट इज अफेक्टेड हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए यही ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है तो ये वायरस कैसे आया। तो मेरे ख्याल ये पॉलिटिकली थोड़ा सवाल हो गया, तो इसके जवाब पॉलिटिशियन ही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल आपकी। हम्म। बदल एंथनी साहब पूछ रहे हैं कि बगैर सिम्टम्स के भी कोरोना हो सकता है। आई थिंक आप इसका आंसर दे चुके हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। बदल साहब, हो सकता है। देर आर मेनी पीपल अराउंड अस जिनको कोरोना हुआ है, उनको पता भी नहीं चला और शायद ठीक भी हो गया। जी बिल्कुल। शायद दे वर इसे हम नेवर बीन कहते हैं डिटेक्ट। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसे हम कहते हैं मेडिकल में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। हम्म। जी। अच्छा सर, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनको डेफिनेटली जिनकी सिम्टम्स कम हैं या सिम्टम्स नहीं है, उनको हम हम्म। लोग घर में कैसे मतलब ट्रीट कर सकते हैं, या कैसे उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि घर में कि अगर उनको कोई मसला हो तो उनको फिर हॉस्पिटलाइज करें, वरना दे आर फाइन कीपिंग देम होम? यू मीन्स दोज हु आर पॉजिटिव, राइट? यस सर।
देखिए जाहिर साहब, अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव है या किसी को अलामत है एंड ही हैज लाइकली कोविड 19, तो जैसे अलामत है मैंने बताई कि फीवर का होना, बॉडी एक होना, या खांसी का होना, तो अगर वो एक हफ्ते तक है और आपने चेस्ट एक्सरे लिया था और चेस्ट एक्सरे आपका फाइन है, क्योंकि हमने ये देखा है कोविड 19 के पेशेंट को मतलब माइल्ड से मॉडरेट लंग्स फाइंडिंग होती हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल की जबान में नमूनिया कहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। हमने सर। का बहुत ही कम पेशेंट ऐसे देखे देखे हैं जिसका सीटी स्कैन नॉर्मल आया हुआ। एक्सरे नॉर्मल होगा बिल्कुल बेशक, जिसका एक्सरे नॉर्मल है उसका सीटी स्कैन में माइल्ड से मॉडरेट चेंजेस होती हैं। ऑफ कोर्स सीटी स्कैन हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो वो ज्यादा पकड़ता है, तो जिसका एक्सरे नॉर्मल होता है, तो हमने ये देखा है कि उसको जो नमूनिया होती है माइल्ड टू मॉडरेट सीटी पे, उस वो ज्यादा तंग नहीं करती उसको। उसको हम रख सकते हैं घर में ऑन द, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अगर उसको फीवर और सिम्टम उसके 7 दिन से ऊपर नहीं गए, 7 दिन से ऊपर गए हैं, तो डेफिनेटली ही नीड्स टू गो टू द हॉस्पिटल, नंबर 1 पॉइंट। इफ सिम्टम सर। परसिस्टेंट मोर देन 7 डेज, और सर। दूसरा फीवर का वापस आना, उनको फीवर 2 दिन पहले था, फिर 5 दिन नहीं था, दोबारा फीवर उनको आ गया, सो फीवर रिटर्न्स बैक, या फीवर मोर देन 7 डेज, ये हो गया। और तीसरा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मिकदार कम होना। और एक और सिम्टम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ के हवाले से। इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आपको मेंटल सिम्टम्स हो गए हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दैट इज इन द बिगिनिंग, तो उस दौरान ही आपको यू शुड सी द मेडिकल एडवाइस, उस दौरान आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। गॉट द पॉइंट सर। एक और क्वेश्चन आया है कि हम कब तक राइट वैक्सीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर रिसर्च हुई है, बेसिकली वी हर्ड लाइक देयर 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड जो जो प्रोड्यूस कर रही हैं वैक्सीन। उनमें से 2 यूके में है, आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इम्पीरियल, एक यूएसए में और एक चाइना में है। सो बिल्कुल। मतलब कोई स्टेज 3 कह रहा है, कोई स्टेज 2 कह रहा है, तो हम एक लेजिटिमेट प्रॉपर वैक्सीन, उसकी क्या टाइमलाइन है? कुछ टाइमलाइन डिफाइन हुई है अभी तक या स्टिल इट्स इन एयर? यार अभी तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है, हम्म। उन सबको 10 से 15 साल लगे हैं, इनको तो 50 साल भी लगे हैं। हम्म। तो आई मीन इट्स वेरी अर्ली टू से। अभी जैसे आप बता रहे हो, 4 जो कंपनी हैं दुनिया में, दे आर द लीडर्स ऑफ वैक्सीन। हालांकि वैक्सीन तो हर जगह बन रही है, लेकिन ये 4 कंपनी है जिनके बड़े नाम है। ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड इज अ बिग नेम, इंपीरियल कॉलेज इज अ बिग नेम, तो सर। डेफिनेटली, तो ये दीज आर द बिग नेम्स ना। तो ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल 3 में है, लेकिन देखिए मैं आपको बात बता दूं, जब क्लिनिकल ट्रायल 3 में जाती है, उसका आप सिंपल मिसाल ले लें। देखिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी तो होते हैं ना। सर। अगर हम कोविड की जनरल बात करें तो कोविड जो है 85% पेशेंट जो होता है वो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम होता है, 15% वो जाता है मॉडरेट टू सीवियर, और उसमें ही 5 से 7% पेशेंट होता है वो आईसीयू तक पहुंचता है और वेंटिलेटेड भी होता है, और उसमें 1 to 2% पीपुल मतलब पीपुल गेट डाइड। तो तो ये है जी। तो अब देखिए वैक्सीन भी सक्सेस को 100% वैक्सीन की सक्सेस रेट नहीं होती। जब सर। वैक्सीन लेता है बंदा, तो दैट डजंट मीन कि वो 100% इफेक्टिव है। वो वैक्सीन भी 70%, 75% या 80% लोगों में काम करती है, वो 100% लोगों में काम नहीं करती। तो अभी अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल 3 में, फेज 3 में वैक्सीन को लेके गए हैं। अब देखते हैं इसके नतायज क्या आते हैं, बट दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने कहा कि वैक्सीन 100% तो सक्सेसफुल नहीं है, तो सर। इस तरह तो कोविड भी 100% लोगों को तो सिक नहीं करता। 85% जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम होते हैं, तो हमें नहीं पता कि इसका बेनिफिट क्या होगा। सर। सो इट्स अ सर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सर, एक और क्वेश्चन आया है असद अशरफ साहब का कि मेरे लेफ्ट नी का एसीएल टॉर्न है सिंस 3 इयर्स, मुझे पाकिस्तान या इंडिया के हॉस्पिटल बताएं सर्जरी करवानी है। मेरे ख्याल से सारे हॉस्पिटल यहाँ पर इंडियन ही है, कोई
काफी वेरी वेरी फ्यू हॉस्पिटल विच ओन्ड बाय द अदर अरब, मतलब जैसे इजिप्शियन या जॉर्डन, आई डोंट नो, अदर अरब कंट्रीज, वो हैंडल करते हैं. मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर द इंडियन हॉस्पिटल. Of course, they हम्म. are working collaboration with UAE government or locals. That is the different things. But most of the hospital here are Indian. तो मेरे ख्याल से सही डॉक्टर का इंतखाब करना सही होगा rather than hospital. Got the point. अच्छा, तो सर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, व्हाट इज दिस सर इन टर्म्स ऑफ कोरोना? व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट? इज इट रियली मेकिंग अ डिफरेंस? यार प्लाज्मा थेरापी बेसिकली ये वो होती है, इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया और उसने इम्यूनिटी डेवलप कर दी अगेंस्ट द वायरस, तो उस बंदे की प्लाज्मा निकाल के हमने दूसरे दूसरे जो ना बंदे को लगा दी, हु इज सीवियरली सिक. तो इस प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा का कोई इतना खास मतलब, कोई प्लाज्मा इज नॉट अ क्योर. वी हैवंट सीन कि पेशेंट को हमने प्लाज्मा थेरापी दी एंड पेशेंट गॉट क्योर, ऐसा तो नहीं देखा है. बट उनके सिम्टम इंप्रूव्ड हुए हैं. तो स्टिल ऐसा है कि काफी लोग सोचते हैं कि प्लाज्मा लगनी चाहिए. काफी ऐसा समझते हैं कि अगर सपोर्टिव थेरापी या सपोर्टिव ट्रीटमेंट सही मिल रही है, सो देयर इज नो नीड फॉर प्लाज्मा. सर, एंड सर ये कुछ लोग आजकल ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज टेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली गेटिंग अ कोरोना टेस्ट, क्योंकि मे बी आई एज अ पर्सन I might get impacted with the corona in last 1 month or 2 months or 3 months. I never knew it क्योंकि कॉमन कफ खांसी वगैरह तो आपको पता है सीजनल और इस सीजन में चलती रहती है. तो इस केस में एंटीबॉडीज टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, और इज इट समथिंग व्हिच आई कैन गेट इट डन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या आई नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट इन जनरल? देखिए, एंटीबॉडीज बेसिकली आपके जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज रिएक्शन टू अ इन्फेक्शन. अगर खुदा ना खासा किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसके रिएक्शन में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं. तो इट टेक्स 2 to 3 weeks. सो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं बॉडी में उस ब्लड में आना. तो 3 हफ्ते के बाद इट कैन बी डन. और अगर वो कोई पॉजिटिव है, सो दैट शोज के दिस गाय और दिस पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड विथ कोविड, या वो करंटली इन्फेक्टेड है या ही हैड बीन इन्फेक्टेड विथ कोविड. तो इम्पोर्टेंट तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इट कैन बी डन. हमारे हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से इन्होंने शुरू की है अब. सर ओके, ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट. बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. वी लर्नड अ लॉट, स्पेशली ऑक्सीमीटर और ये सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था. डेफिनेटली आई विल गो नाउ एंड बाय वन ऑक्सीमीटर एट माय होम जस्ट टू मॉनिटर माय सेल्फ, माय फैमिली. आई थिंक मैनी अदर पीपल विल डू मैनी थिंग्स लाइक दैट. आई थिंक आई एम रियली यहाँ पर हम वी आर क्वाइट ब्लेस्ड कि हेल्थ सिस्टम इज नॉट ओवर बर्डन. तो यू कैन गो इजीली टू द हॉस्पिटल एंड गेट द मेडिकल एडवाइस. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान, अगर हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स कोई पाकिस्तान में हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपने साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें. डेफिनेटली सर, वी विल डेफिनेटली पास योर एडवाइस. सर, कोई लास्ट मैसेज आप जो देना चाहते हो पाकिस्तानीज इन अलैन कम्युनिटी को? और डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फैमिली इन्वायरमेंट. हम चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी की तरह थैंक यू. पाकिस्तानी यहाँ पे रहें. और डेफिनेटली. यू आर वन ऑफ द की एलिमेंट्स जिन्होंने हमें हेल्प किया, बिकॉज डेफिनेटली मेडिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज जो हम सबको हर्ट करता है इस कंट्री में. एंड यू गिव अस एडवाइसेस, स्पेशली कोरोना के पे आपने सबके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर किए हैं. वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. सो एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम यू बिफोर साइनिंग ऑफ? जोएब, मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर काफी किसी को भी स्टिल कंफ्यूजन है या कोई सवाल है, वो आपके थ्रू मुझसे पूछ सकता है. और इफ यू कैन ड्रॉप मैसेज डायरेक्टली टू मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ मैं अगर किसी के काम आता हूं तो आपके थ्रू मैसेज करता है, ग्रुप में मैसेज करता है, या वट एवर ही फील्स, जो कंफर्टेबल उनका कंफर्ट जोन उनका हो. और उनके अलावा दूसरा ये कि जैसे आपने बताया कि वी आर अ फैमिली, वी लाइक पाकिस्तानी इन अलैन. तो डेफिनेटली किसी को भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी हो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी
हम लाइक वी हैव द एक्सेस। तो उसमें ये क्या होता है कि यू कैन डू द ऑनलाइन कंसल्टेशन। वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, लाइक डायबिटिक, उनको मेडिसिन दरकार होती है 3-3 महीने, और वो हॉस्पिटल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इंश्योरेंस से नहीं मिलती बाहर से, अदरवाइज इट इज वेरी कॉस्टली। तो उन हजरात के लिए वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं हमसे, और हम उनको मेडिसिन घर भिजवा सकते हैं हमारी फार्मेसी से। और दैट्स ग्रेट इवन सर। हमसे नहीं, आप किसी अदर हॉस्पिटल से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आई डोंट नो मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर और नॉट कि यूएई हैज स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, डीओएच हैज स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। उसमें आप डॉक्टर से जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं, इस तरह बात करके आप अपनी क्रॉनिक मेडिकेशन और इवन न्यू सिम्टम और न्यू जो है केस भी डिस्कस कर सकते हैं। बट इट इज हेल्पफुल फॉर दोज हु हैज क्रॉनिक प्रॉब्लम्स और उनको रेगुलर मेडिकेशन चाहिए होती है 3-3 महीने या 2-2 महीने, तो वो मेडिकेशन वो डॉक्टर वहीं से बैठ बैठ के प्रिस्क्राइब कर सकता है, और उनकी फार्मेसी से लिंक होता है, तो फार्मेसी आपको घर पहुंचा जाती है। तो दैट्स मेरे ग्रेट। ख्याल उसमें आपकी को पेमेंट भी वेव हो जाती है, स्पेशली कंसल्टेशन की। बाकी फार्मेसी को तो ये मुझे पता नहीं है। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी, अगर आई मीन टू से कि अगर यूएई ने ये यूएई डीओएच ने ऐसा अगर स्टार्ट किया है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो ही मस्ट अवेल दिस। दैट्स ग्रेट सर। नहीं सर, थैंक्स अलॉट सर। आपको स्पेशल थैंक्स कह रहे हैं नुमान साहब, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे फाउंडर, महक आलम साहबा, थैंक यू सो मच। सरवत साहबा। काफ़ी मैसेजेस हैं जो नीचे आ रहे हैं आपके लिए। एवरीबॉडी इज़ रियली Thank you so थैंकफुल, कह much. रहे हैं कि इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव I'm सेशन। so overwhelmed. I'm privileged. I'm honored to be here. And thank you so much for giving me an opportunity to speak. And it was a wonderful time with you. And I hope future में हम ऐसे सेशन करते रहेंगे डेफिनेटली सर। इंशाल्लाह। और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई टॉपिक है फॉर द फ्यूचर, तो आई एम ऑलवेज देयर एंड यू आर मोर वेलकम। और एक आई थिंक मेरी बात बीच में रह गई थी, एक साहब ने पूछा था, शायद वेव का पूछ रहा था, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का जी जी ड्यूरेशन सर, का, बिल्कुल एंड सर। दैट टाइम वी वर डिस्कनेक्ट। सो यस। फॉर दैट आई वुड ओनली से कि से हम वी आर नॉट श्योर कि पहली वेव कब तक चलेगी और दूसरी वेव कब शुरू होगी। और वी डोंट नो दिस वायरल विल बी अ सीजनल वायरल। अगर सीजनल वायरल इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली कोई टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में आएगा, और नेक्स्ट ईयर उसकी सेकंड वेव्स होगी। अगर एंडेमिक है, एंडेमिक मीन मुराद ये हो गई कि लाइक मलेरिया इन आवर कंट्री, मलेरिया इन इंडिया, मलेरिया इन अफ्रीका, वो एंडेमिक है। एंडेमिक से मुराद ये है कि इट इज इन लो ग्रेड ऑल ओवर द ईयर्स। आपको पूरे साल मलेरिया के केस मिलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े केस मिलेंगे। दिस इज सर। कॉल्ड एंडेमिक। सो वी डोंट नो कि आगे जाके कोविड एंडेमिक हो जाएगा कि आपको लोग हल्के मतलब 5% और 1% या लेस देन 1% अगर आपको पेशेंट पूरा साल मिलते हैं, या सीजनल। सो वेट एंड वॉच, लेट्स सी। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी डेटाज है, लेकिन कोई कंक्लूसिव नहीं है अभी कोई। सर, या थैंक्स अलॉट सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो फॉर बीइंग मच। विद अस सर। थैंक यू ज़ोएब। एंड बस यही कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे होम एंड ईट हेल्दी, और अननेसेसरी अवॉइड करें बाहर जाना। स्पेशली जैसे जिन साहब ने मुझसे पूछा कि बच्चों को ले जाना सेफ है कि नहीं, तो इट्स अ गुड थिंग कि हमने बच्चों में जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज वेरी माइल्ड देखी है। हमने ऐसे देखे हैं कि बच्चे, चिल्ड्रन गेट इन्फेक्टेड बट दे रिकवर वेरी सून। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों में ये डिजीज का जो है वो माइल्डर है। इवन फीमेल्स में, वुमेन्स में भी कंपेयर टू मेल, द डिजीज इज माइल्डर। बट दैट डजंट मीन they are completely safe and they can go out. No, सर। anyone can sick at any time and anyone can get severely sick at any time. So और दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता आप समझते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, तो यस यू मे नॉट बी प्रॉपरली इन्फेक्टेड, बट आप कैरियर जरूर हो सकते हैं, और आपके जरिए आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको सीवियर डिजीज हो सकती है। सर। सो खुदारा अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए अननेसेसरी बाहर जाना, अननेसेसरी सोशल गैदरिंग, तो जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। बस हम यही कह सकते हैं और खुदा से दुआ कर सकते हैं। डेफिनेटली सर।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। अल्लाह नेगेबान आप सबका। साइनिंग थैंक ऑफ यू। फ्रॉम द स्टूडियो। बाय बाय। बाय बाय।